निर्वाचन के बाद जब बात आती है कि अब हमें देश का शासन संभालना है तो क्या करना होगा, तो निश्चित रूप से समाज के कुछ हिस्सों की विशेष व्यवस्था, विशेष सुविधा, ये बातें सबसे पहले ध्यान में आती है। कुछ वर्ग ऐसे हैं कि जो सदियों से या तो उपेक्षित रहे हैं, अवहेलित रहे हैं, या किसी कारण से विकास नहीं हो पाया, कुछ गलत नीतियों के कारण, कुछ परंपराओं के कारण, कुछ अंग्रेजों के शासन के कुछ विशेष प्रावधानों के कारण अपने समाज के कई तबके, कई हिस्से ऐसे रहे हैं। तो उनको विशेष सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये इस भाग 16 का विषय है। और इस 16 के विषय के कारण कुछ जनजातियां, कुछ विशेष वर्ग वो चिन्हित किए गए हैं और उन वर्गों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए उसका उल्लेख उसमें किया गया है। इसका विश्लेषण संविधान में पूरी तरह से है ही। करीब 300 से लेकर 323 तक इतने अनुच्छेदों में उसको विस्तार से लिखा गया है। इसको आम जनता, आम व्यक्ति सहज रूप से समझ सके, इसलिए नंदलाल बोस ने चित्रों के द्वारा उसको समझाने का जो प्रयास किया है, उसमें उन्होंने 2 चित्र खोज कर निकाले। एक चित्र है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का और दूसरा है टीपू सुल्तान का। जब इन 2 चित्रों को कोई देखता है तो उसको आश्चर्य होता है कि 2 विपरीत धर्मी, विपरीत आचरण वाले, विपरीत विचार शैली के ऐसे 2 व्यक्तियों को एक मंच पर, एक स्थान पर लाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, नंदलाल बोस ने क्या सोचा होगा। तो इस पर जब विचार करते हैं तो एक सामान्य बिंदु, दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जिसको कहा जाए, इस रूप में ध्यान में आता है। वो ये है कि टीपू सुल्तान ने भी अपने राज्य में अंग्रेजों का प्रवेश न हो, व्यापार करने के बहाने वो यहाँ राज्य करने आ रहे हैं, इसलिए उनका शुरू से ही विरोध होना चाहिए, ऐसा विचार करते हुए अंग्रेजों के साथ उसने युद्ध किया और उसी में उसका बलिदान हुआ। इसके ठीक 70 वर्ष बाद झांसी की रानी को भी उसी तरह से कि अंग्रेजों के द्वारा थोपे जा रहे नियमों के आधार पर वो अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी, अपने पति का उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पा रही थी, तो उसको भी विरोध करना पड़ा। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध करते हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे 2 व्यक्ति इन्होंने खोज निकाले, एक दक्षिण से और एक उत्तर से, या मध्य भारत कर सकते हैं। तो उत्तरी मध्य भारत से झांसी की रानी और दक्षिण में मैसूर में राज करने वाला टीपू सुल्तान, इन 2 का कॉमन बिंदु, सामान्य बिंदु केवल यही था कि दोनों ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए अपना बलिदान दिया है। लेकिन जब टीपू सुल्तान की बाकी जीवन रचना, जीवनचर्या हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वो तो बहुत अत्याचारी था और फरमान जारी करता था कि इन काफिरों का मतांतरण करके उनको इस्लाम बनाया जाए, इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाए। तो इस्लाम के विस्तार के लिए जितना जो अत्याचार किया जा सकता है, वो अत्याचार करने के लिए उसका एक प्रकार से ख्याति प्राप्त थी उसकी, ऐसा एक चरित्र। लेकिन उसने भी अपने पिता की परंपरा को जीवित रखते हुए 5 मंदिरों की सुरक्षा की थी। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, ये तो इतिहास खंगालना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर एक ध्यान में आता है कि 5 मंदिर उनके पिता के लिए वरदान सिद्ध हुए होंगे और इसलिए उनके पिता ने भी जो थोड़ा बहुत अत्याचार किया, टीपू सुल्तान जितने ज़्यादा अत्याचारी वो नहीं थे,
लेकिन जो भी उन्होंने अत्याचार किया, वो अत्याचार करते हुए भी 5 मंदिरों की रक्षा करनी है, ये उनकी नीति थी। उसी रणनीति को टीपू सुल्तान ने भी आगे बढ़ाया और हजारों मंदिरों को तोड़ा होगा भले, लेकिन उन 5 मंदिरों की सुरक्षा, वहाँ के पंडितों के लिए सारी व्यवस्थाएं रखना, सुरक्षा की व्यवस्था भी करना, ये सारा उसने किया था। तो फिर वही बात आती है नंदलाल बोस के मानसिकता की कि बुरे में भी कुछ अच्छाइयाँ अगर हो तो उन अच्छाइयों को उजागर किया जाए और उसको सामने लाया जाए। टीपू सुल्तान की सारी बुराइयों में भी ये जो एक अच्छाई उनको दिखाई दी कि इसने अंग्रेजों का विरोध किया। हालांकि बहुत दूरदर्शी नहीं था टीपू सुल्तान, लेकिन त्वरित निर्णय लेकर कुछ कर देना, यह उनकी नीति रही थी सब समय। और उस नीति के चलते अंग्रेजों का विरोध, ये उसका एक व्रत था जीवन का, और इसलिए उसने जो विरोध किया उसको एक प्रकार से मान्यता देते हुए नंदलाल बोस ने टीपू सुल्तान को यहाँ स्थान दिया है। और झांसी की रानी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इतनी कम उम्र में विधवा हो जाने के बाद अपने दत्तक लिए हुए पुत्र को और राज सिंहासन मिले, इसके लिए जो संघर्ष करना जरूरी था, वह संघर्ष करते हुए और वो एक प्रकार से उसका बलिदान हुआ। तो ऐसी एक पराक्रमी महिला, उसको याद करते हुए इस संविधान में जो विशेष प्रावधान जिनके लिए रखना जरूरी है, उसमें 2 समाजों का उन्होंने विशेष रूप से चित्रांकित करते हुए कि महिला समाज और अल्पसंख्यक समाज, इन दोनों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सोचकर और अंग्रेजों का विरोध करने वाले कॉमन प्लेटफॉर्म पर इन 2 लोगों को उन्होंने स्थापित किया है। तो इस प्रकार से भाग 16 ये एक वैचित्र्यपूर्ण, जिसको कहा जाए, इस प्रकार के 2 चित्रों से सजाया गया है। और दोनों का जो संदेश है, जो नंदलाल बोस आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे, उसकी मैंने व्याख्या यहाँ की है। झांसी की रानी के तो जितने गुणगान किए जाए उतने ही कम है। सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर तो आज के भी वर्तमान कवि कवियत्री, इन सब ने खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके आधार पर इसी प्रकार की रचनाएं की है। सैकड़ों रचनाएं ऐसी है जिसमें झांसी की रानी का पराक्रम और उसका गुणगान ये किया गया है। तो ऐसे झांसी की रानी को स्मरण करते हुए भाग 16 की व्याख्या मैं यहीं पर पूरी करता हूँ। और विश्वास है कि भाग 16 में नंदलाल बोस ने जो विचार सोचकर और जो चिंतन उनका रहा होगा, उसको मैं सही ढंग से आप लोगों के सामने रख पाया हूँ। फिर भी इसमें अगर किसी का कोई विशेष सुझाव हो, विशेष विचार हो, तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।